What's up guys, this is Neil. एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिटनेस चैनल नील फिटनेस वीएनएस पे. And today I'm with someone very special on this channel who have been playing badminton from over like 45 years and still he is continuing playing, and he have gone in numerous number of titles in our city, presenting state at all the national levels. And without wasting any more time, I will come directly on Pravesh sir. We would really like to know फ्रॉम यू कि आपकी ये पूरी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई एज अ बैडमिंटन प्लेयर. शुरू में तो मैंने जो शुरू किया था वो क्रिकेटर के रूप में क्रिकेट खेलता था. जिस क्षेत्र में रहता था वहाँ पर क्रिकेट होता था, तो मुझे लगा कि क्रिकेट में सुबह से लेकर शाम तक का समय लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा खेल चुना जाए जिसमें कि समय कम लगे. तो मैंने इसको शुरू किया और इसकी जो पहला अगर कहा जाए कि स्टेप या कहा जाए कि पहली जिज्ञासा या पहली विल जो इच्छा जो हुई वो काशी व्यायामशाला से मुझको मिली. जो काशी व्यायामशाला में एक छोटा सा कोर्ट बना हुआ था सीमेंटेड, वहाँ पर मैं जाया करता था, मेरे फादर भी वहाँ जाया करते थे. तो वहाँ पर लोग बैडमिंटन खेलते थे, जिसको देख करके मुझे भी लगा कि क्योंकि शटल को देख करके इस कोने से उस कोने में जाने में जो सुख मिलता था, तो हमने सोचा अगर इसको किया जाएगा तो हमको कितना ज़्यादा सुख मिलेगा. इसलिए मैंने सोचा कि इसको किसी न किसी रूप में शुरुआत की जाए, और वहीं से मेरे एक तरह से कहा जाए खेल की शुरुआत हुई. उस समय मेरी अवस्था मुश्किल से 15 साल की रही होगी. उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया. तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आया था, घूमने के लिए आया था. तो मेरे एक बहुत बड़े खिलाड़ी जिनका नाम सुरेश गोयल है, जिन्होंने एलेंडर कॉक्स को हराया था, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 था, उसको मैंने खेलते हुए देखा उस बैडमिंटन कोर्ट में. बट ही इज़ नाउ दिस टाइम ही इज़ नो मोर he is died at the age of 33. But he was a very young age, but he is a very renowned personality. Because of that, he defeated more than 2 times the world number 1. It's not a बहुत बड़ी बात थी हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा. और उससे भी बड़ी बात थी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओलंपिक में बैडमिंटन को किस तरह से. तो उनको खेलते हुए मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक और इंस्पिरेशन थे वो. हाँ तरीके से उस समय पे. हाँ, एक बड़े अच्छा बल्कि बॉडी थी, बहुत तो स्लिम नहीं थे. और खेलते थे तो लगता था कि कोई एक रिदम, एक संगीत होता है ना, एक संगीत बह रहा है. हिज स्टेपिंग वाज एक्सीलेंट. आप उसको कह सकते हैं कि एक मधुर चाप जिसको कहा जाए, एक जैसे कथक एक सेटल निर्धारित स्टेप लेता है कथक डांसर, उसी तरह से वो स्टेप लेकर के पूरा का पूरा कवर करते थे. और एक घटना छोटी सी मैं जरूर बताना चाहूँगा कि उन्होंने 15 शटल कॉक सर्विस की, है ना, और सर्विस करने के बाद उस कोर्ट पर एक फीट का छोटा सा 1 फीट होता है का एक घेरा बनाया था दूसरे कोर्ट पर. और बिलीव मी माई सेंटेंस, 15 शटल में से 14 शटल उसी पर ड्रॉप हुई. इतनी एक्यूरेसी थी. और दूसरी बड़ी बात उनकी थी कि वो क्या बोला जा सकता है कि जैसे कि ड्रॉप करते थे तो 20 ड्रॉप किया तो 10 ड्रॉप उनके नेट से टच करते हुए गिरते थे. आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब वो बड़ा कितना डिफिकल्ट होता है उसको उठाना. ये तो इस तरह से मेरे खेल की शुरुआत हुई. तो सर मैंने उनको देखा कि एक एक्सप्रेशन आया कि किस तरह से वो खेल को तवज्जो दे रहे हैं. तो मैंने भी उनसे कुछ चीज़ें पूछी उस समय में. तो उस समय के हिसाब में और अब के हिसाब में ज़मीन आसमान का अंतर है. अब तो सर वहाँ उस टाइम पे जैसे अभी भी काफ़ी जगह पे जैसे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिकली नहीं देखा जाता है. मतलब देखने के लिए तो लोग उससे एंटरटेन होते हैं, बट जब उसको एज अ करियर चूज़ करना पड़े या एज वो चूज़ करना पड़े कि उसको लाइफ लॉन्ग मैं इसी में अपना कुछ करूँ, तो लोग हिचकते हैं. तो उस टाइम पे आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स क्या आपको रोकते नहीं थे कि नहीं यार पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब पे क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ? एकदम नहीं मना करते थे. फादर हमारे जो थे एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो ए प्लेयर ऑफ मलखम एंड जिम्नास्टिक, और ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड रंगून, पाकिस्तान, लाहौर, इन सब जगह पर वो गए थे मलखम मतलब प्रदर्शन करने के लिए, खेलने के लिए.
तो चूंकि उनका लगाव था तो वो कैसे हमको मना कर सकते हैं, ये स्वाभाविक बात है। ये सही में एक बहुत बड़ी लाइक इन माय प्रीवियस इंटरव्यू आल्सो विद कविता मैम, आपने देखा तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। नाउ द सेम इज हियर आल्सो। सो अपने बच्चों को रोकना कि आप यार गेम खेलोगे तो आप कभी कुछ वो नहीं कर सकते, करियर नहीं बना सकते, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं। सर आप प्रोफेसर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो उसके बारे में भी बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई के साथ अपने गेम को इस ऊंचाई तक खेला। जब मैं इसके पहले मैं डीएवी कॉलेज में था, डीएवी डिग्री कॉलेज में था, तो मुझे उस समय जो कि बीए के लेवल पर ही पढ़ाना पड़ता था, तो मेरे पास बहुत समय रहता था। तो मैंने उस समय को चुराया और समय को चुराने के साथ साथ किताबें लिखी, और किताबें लिखने के साथ साथ मैंने खेल भी अपना जारी रखा। आप समझ सकते हैं कि उस समय मैं अपने गाय घाट, जो कि एकदम शहर का एक कोना पड़ता है, वहाँ से साइकिलिंग कर करके यूपी कॉलेज, जो कि भेजूपुर में पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर है, वहाँ पर पत्थर के कोर्ट पर मैं खेलने जाया करता था। और मैं समझता हूँ कि 5-6 साल लगातार साइकिल से किया गया। और बल्कि एक कहा जाए, एक अपना मेरा शिष्य ही था एक तरह से, कमल मिश्रा करके, जो बाद में बहुत अच्छा ने मतलब किसी वजह से नहीं खेल पाया, उसको भी आगे बैठा लेता था, उसके बाद साइकिल करता था। और वहाँ खेलने के बाद जब वापस आता था तो एक एक पैडल का मूल्य पता चलता था, कीमत, अहमियत पता चलती थी कि कितना कठिन है चलाना। और वही से अगर देखा जाए तो आदमी के भीतर अगर इस वो हो कि हमको किसी भी तरह से अपने काम को करना है, तो वो समय निकालेगा, समय देगा। तो इसी तरह से मैंने अपने इस पढ़ाई को और खेल को दोनों एक साथ लिया, और ये माना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे एक तरह से, अगर वो लोग कहते थे कि नहीं एक करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, आप दोनों को भी चला सकते हैं और ज़्यादा अच्छा चलाएंगे, मेरा मानना। ऑब्वियसली क्योंकि एक फिटर बॉडी एक फिटर माइंड को रखता है, बिल्कुल, आप और ज़्यादा एक्टिव हो गए, मेंटली भी फिजिकली भी, सो दैट हेल्प्स। एंड सर आपने अब तक ऑलमोस्ट 21 बुक्स लिख ली है। हाँ, 21 बुक्स लिखी है, जिसमें से कि भारतीय नारी कोश और एक कोश खेल कोश, और मैंने इतिहासकारों पर भी लिखा है, भारतवर्ष के इतिहासकार। ऐसा है कि इतिहास तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इतिहास को लिखने वाला कौन है, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो मैंने उस महत्वपूर्ण चीज़ों में उनकी लाइफ, हिस्टोरियंस की, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के जो 2 हिस्टोरियंस थे, उनकी लाइफ अचीवमेंट्स और उनकी फिलॉसफी, तीनों को एक जगह संग्रहित करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जो उनमें से दिवंगत हो गए, उनको एक विशेष श्रद्धांजलि मैंने अपने माध्यम से दी, और शायद यह एक स्पोर्ट्स का ही आदमी ऐसा काम कर सकता है, बहुत स्पोर्ट्समैन डेफिनेटली। एंड उसमें से मेरा फेवरेट बुक है ये खेल कोश। नाउ मेरे लिए तो इट्स लाइक अ guidebook for each and every single game. Now you can get this book. I will mention everything in the description कि आप इस बुक को कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, and from there you can get further details. ये बहुत ही प्यारा बुक है guys. Not just I'm not saying this कि to promote or sell any kind of thing, but believe me, इसमें ये it's like a Wikipedia of games in our mother language, in Hindi. It's in Hindi and fabulous work done by sir. And sir, then थोड़ा टेक्निकलिटी के बारे में, जैसे मैंने जैसे ये चैनल स्टार्टअप किया टू एजुकेट इंडिविजुअल्स की, सिर्फ नहीं एक ही स्पोर्ट्स नहीं, हाँ सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं, जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग और यही सब के ऊपर बात करते रहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है। देयर आर अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो जो इन चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं। सो बैडमिंटन एज अ गेम क्या क्या होती है, कौन कौन से फॉर्म्स में खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है और मल्टीपल वेज है, तो उसके बारे में लोगों को थोड़ा बताइए। देखिए, हम जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए, मैं समझ गया आप क्या करना चाहते हैं, तो वहाँ पर शिवाजी हॉल है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए एक सिंबल रहा है। तो वहाँ पर महामना जी का वाक्य लिखा हुआ था कि शारीरिक और मानसिक गठजोड़ से व्यक्ति के व्यक्तित्व और शरीर दोनों का विकास होता है। तो उन्होंने पहले शारीरिक शब्द इस्तेमाल किया, बाद में उन्होंने मस्तिष्क वाला। तो मेरा ये मानना है, किसी भी खेल को अचीव करने में सबके बावजूद भी मस्तिष्क का ग्रो अप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सारी चीजों को, बॉडी को, आपका पैर जब थका तो उसका कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति सिर्फ जो है आपका दिमाग कर सकता है।
और अगर दिमाग थका तो उसकी कंपनसेशन आपका पैर नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने वो जो नेहवाल थी, साइना नेहवाल के बारे में मैंने पहले लिखा था एक बार सोच विचार पत्रिका में, कि उसका जो रिदम है, स्टेपिंग है, वो एकदम सटीक है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में, विशेष रूप से बैडमिंटन में भी आपकी स्टेपिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। आप अगर एक स्टेप भी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप अपनी स्टेमिना को बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हैं और आपको वापस आने में दिक्कत होगी। तो सधा हुआ स्टेप, आपकी संतुलित जो स्टेपिंग है, कदम है, वो एक तरह से आपकी स्टेमिना की खपत को रोकता है। तो आपके पास जब ऊर्जा रहेगी तो आप जहां 5 मिनट फील्ड में रहना है तो आप 7 मिनट रहेंगे। तो 7 मिनट आपने अपनी ताकत को बचाया। तो इसमें किसने काम किया? आपके मस्तिष्क ने काम किया। इसलिए 2 चीजों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। एक तो विलिंग पावर, जीतने की दृढ़ इच्छा शक्ति, वो बड़ा माने रखता है। हमको याद आता है कि जनरल मानिक शाह को 27 गोलियां लगी थी, तब भी उसके हृदय के पास 9 गोलियां लगी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं जिंदा रहूंगा, जिंदा रहा। तो कभी कभी ऐसे समय आते हैं कि हमको लगता है अब हार एकदम करीब है, लेकिन अगर हमारी विलिंग स्ट्रेंथ मजबूत है तो हम उसको भी डिफीट कर देते हैं, क्योंकि हार का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जीत ही होती है। तो इसलिए हम उसको जीत पाते हैं किसी भी खेल को। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आपको खेल में आगे बढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने पास एक विलिंग स्ट्रेंथ रखें, दृढ़ इच्छा शक्ति रखें, जिसके आधार पर वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टेम और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम लोग के ज़माने में जो होता था, सुबह रनिंग किया, शाम को प्रैक्टिस किया, खेल लिया, नहीं, अब जो है कम से कम 4 बार दिन में आपको खेलने जाना होगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात को वॉकिंग। प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। लोग वेट्स वगैरह से भी टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ आजकल बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस गेम में। स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल। देखिए, आपको फिजिकल फिटनेस इस समय हर गेम में महत्वपूर्ण है। आपने शायद नहीं देखा होगा, जब क्रिकेट लोग खेलते थे तो प्रसन्ना बेदी के पैर के नीचे से बॉल अगर उनकी तरफ गई तो बॉल निकल के 4 लाइन पर बाउंड्री चली जाती थी। लेकिन आज क्या है, 12 फीट इधर, 15 फीट इधर, आदमी मजाक नहीं कि कोई बॉल निकल, इसलिए क्या है, आप अपने स्किल को इतना डेवलप कर लिया है। तो हमें अब जो है खेल में स्किल का बहुत महत्व है। और वो महत्व इस प्रकार से, जैसे कि आप सुबह रनिंग किया, वॉकिंग किया, उसके साथ एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने फिजिकल स्ट्रेंथ पावर दी, घुटने को पावर दी, हाथ को पावर दी, सारी चीज़ों को मजबूत किया। और उसके साथ साथ अब वो मजबूत तो हो गया, आपने एक्सरसाइज के मजदूर कर, लेकिन आपको उसकी फुर्ती भी रखनी है साथ साथ। तो उसके लिए आपको फुर्ती रखने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है। आपने स्ट्रेच, क्योंकि आपने जैसे कि किसी चीज़ के आपने पावर लिफ्टिंग की तो आपका हाथ जो है जकड़ता है, और उसको फिर एज इट इज करने के लिए अब स्ट्रेचिंग मस्ट हो गई है। तो स्ट्रेचिंग और मस्तिष्क के रिलैक्सेशन के लिए योगा, तो इन सब चीज़ों का बहुत सहारा आज के समय में लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो आज के समय में योगा न करता हो और स्ट्रेचिंग न करता हो। अब तो रूल्स ये हो गए हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि 50 मिनट खेला, 60 मिनट खेला, तो उतनी ही देर की, उससे बल्कि 5-10 मिनट ज़्यादा देर की स्ट्रेचिंग और योगा होकर के उसको आप कंपनसेट करेंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिपेयर द नेक्स्ट डे। आप दूसरे दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, आपको दूसरे दिन के लिए तैयार करना है। तो आपको आपके बॉडी पर तो स्ट्रेंथ का लोड बहुत पड़ रहा है, तो उसको रिलैक्सेशन के लिए आपको दुगनी रिकवरी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो और भी चीज़ें हैं, खाने पर, फूडिंग, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो उस हाँ बिल्कुल, जो काफ़ी लोग इग्नोर कर जाते हैं, खासकर कि जो लोग खेलने जाते हैं सोचते हैं अरे ठीक है मैं ये खा लूँगा वो खा लूँगा। एक सिस्टमेटिक डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ तो आजकल तो लोग कुछ मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, और जो कि सप्लीमेंट्री के लिए, और जैसे कि हड्डी वगैरह को ठीक करने के लिए, हाँ जॉइंट सपोर्ट्स के लिए काफ़ी मेडिसिन भी ले रहे हैं। वो जितना साइंस डेवलप करता जाएगा उतनी नई चीज़ें आती जाएंगी नेचुरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने कहा है कि एक बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन एज पर योर गेम, किस समय खेलना है उसके अकॉर्डिंग फूड, आफ्टर दैट गेम पोस्ट रिकवरी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अब जो थकावट हो जाती है उससे रिकवर करने के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम जो उनकी बॉडी से ड्राई आउट हो जाता है उसको वापस डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो सर बहुत मेरे व्यूअर्स का यही रहता है कि कैसे स्पोर्ट्स से एक करियर को बना सके हम लोग, जी। वो कैसे अपने आप एक शौक को हम लोग एक प्रोफेशन में तब्दील कर सकें, जी। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और इट इज़ ए नेचुरल क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती किसी भी खिलाड़ी को आप फील्ड पर नहीं ला पाएंगे। अगर आपने ज़बरदस्ती लाए तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो उस लड़के को या बच्चे को सबसे अच्छा समय होता है 5 साल की एज में। 5 इयर्स अगर लड़का या लड़की है तो आप उसको लेकर के फील्ड में जाएं, उसको थोड़े से चीज़ों से उसको वाकिफ़ कराएं, जैसे हाथ में बैडमिंटन दे दें, फुटबॉल दे दें खेलने के लिए, तो उसको किक करे, तो उसके मन में उसके खेल और शटलकॉक या बैडमिंटन के प्रति एक लगाव होगा, एक अफेक्शन होगा। तो वो अफेक्शन जब बीज में पड़ जाएगा तो उसकी ग्रोथ बड़ी आसानी से होगी। तो उसका लगाव होते 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 वो कहाँ तक पहुँच जाएगा कोई जानता नहीं। तो इसके लिए मैं हमेशा प्रयास, मैंने शुरू में जब मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो मैंने कई कैंप भी नर्सरी के रूप में स्टूडेंट्स के बॉयज़ प्लेयर्स के जो कि काफ़ी एज कम थी उनकी नर्सरी भी लगाई थी। नर्सरी से ये फ़ायदा होता है कि उनको एक तरह से कहा जाए, एक सबसे बाद एक डिसिप्लिन आती है। तो डिसिप्लिन उससे स्पोर्ट्स के लिए भी डिसिप्लिन आती है कि इतना करना ज़रूरी है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये जो एक डिसिप्लिन आती है वो बड़ा ही डेवलप करती है, मतलब उसके जो बिगिनिंग्स की जो ग्रोथ होती है उसको बड़ी अच्छी तरह से अनुशासन के बीच में डाल करके जब उसको एक डिसिप्लिन दी जाती है कि आज आपको शटल रन करना है, आज आपको पुशअप करना है, आज आपको मतलब कि स्प्रिंट लगानी है, स्प्रिंट भी ज़रूरी है उसमें। आज आपको लॉन्ग रनिंग पर जाना है, जैसे कि सैटरडे को हम लोग लॉन्ग रनिंग करते थे ताकि संडे को रिलैक्स मिल जाए। और ये भी ज़रूरी है कि एक खिलाड़ी थकने के बाद उसको कितना रिलैक्स दिया जाए कि हाँ उसका, क्योंकि मेहनत है, मेहनत करने के बाद अगर आपने फिर आप वैसी ही स्थिति पर आ गए कि थकान वाली स्थिति पर आ गए तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिकवरी के लिए कि आप जो रिकवरी करें और उसके साथ साथ आपका जब दूसरे दिन आप खेलने जाएं तो आपको उसके इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट दिखे। एज इट इज़ नहीं चाहिए, यथावत मुझे नहीं चाहिए, हमको उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट जब दिखेगा तो नेक्स्ट डे दूसरा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे डेवलप करें। और ये आप तो जानते हैं कि देखिए अभ्यास से आदमी कुछ भी उपलब्ध कर सकता है। और हाँ, प्रैक्टिस में कि मैं परफेक्ट। तो अभ्यास जो है एक खिलाड़ी के साथ जो है, अगर हमसे पूछा जाए, अब चूँकि मैं इसमें आ गया हूँ, एजुकेशन में आ गया हूँ, तो उस खेल को शैक्षणिक जगत के हिसाब से मैं देखना शुरू कर दिया है, जैसे कि आध्यात्म की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। जैसे कि आध्यात्म में क्या होता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष, ये 4 सहारे से। तो मैंने ज्ञान को ये दिया कि खेल का ज्ञान प्रत्येक खिलाड़ी को होना चाहिए कि उसके लेंथ कहाँ तक है, उसका विस्तार कहाँ तक है, उसका नेचर कहाँ तक। खेल का भी अपना एक नेचर होता है। बैडमिंटन का अलग नेचर है, टेबल टेनिस का नेचर अलग है, क्रिकेट का नेचर अलग है, फुटबॉल का नेचर डिफरेंट है। तो उसका नेचर कैसा, तो उसको जब तक वो अच्छी तरह से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा तब तक उस ज्ञान को कन्वर्ट करने के लिए उसको वर्क्स करना है, फंक्शंस करने। और फंक्शंस मतलब कर्म करना है, कर्म मतलब ड्यूटीज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कन्वर्ट होगी क्या। और फिर उसके बाद उससे 2 चीज़ों के प्रति भक्ति रखनी, एक अपने कोच के प्रति यानी गुरु के प्रति, और दूसरी उस खेल के प्रति, दोनों के प्रति भक्ति भाव। तब इसमें कहा गया कि मोक्ष का मतलब यहाँ पर दर्शन में भी मरना नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि हमको पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि अब कोई आगे बाधा नहीं है, अब हम निश्चिंत हो गए। तब वो व्यक्ति अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, खेल की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचेगा। और उसके लिए सबसे नितांत आवश्यक चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से जो उसका डेवलपमेंट होगा, होता क्या है, एक ही चीज का बार बार अभ्यास जो है गलतियों को छीण करता है। आपने जब मतलब 25 बार एक जहां ड्रॉप किया, तो जब शुरू में 25 बार ड्रॉप करेंगे, जैसे हम लोग खेलते थे तो गिनते थे कि एक ड्रॉप कर रहे हैं, वो वापस फेंक रहा है।
तो वो मैं ड्रॉप करता था, कभी कभी 100 150 कर लेते थे, एक बार भी नेट पे नहीं लगता था। तो हम अपनी गलतियों को कम करते जाएं, तो वही चीज़ जब मैं मैच में करूँगा तो हमारा पॉइंट्स डेवलप होगा, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस जब एकदम पीक पर पहुंच जाती है तो गलतियों की संभावना नगण्य हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिक अच्छे खिलाड़ी हो जाते हैं। कोई बहुत अंतर नहीं रहता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में, बहुत बाल भर का अंतर रहता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस रहता है। तो उस डिफरेंस को कैसे आपके इससे पूरा किया जा सकता है कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से सर, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं टू बी अ नेशनल प्लेयर और एन इंटरनेशनल प्लेयर? जैसे ये खेलना होता है सब चीज़ में, लाइक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट compete करना है, फिर स्टेट, तो ऐसे कौन, बैडमिंटन में ऐसे कौन कौन से लेवल्स होते हैं? देखिए, बैडमिंटन का तो सभी लेवल्स एक ही गेम के एक ही जैसे होते हैं। आपको सबसे पहले, मैं समझता हूँ, मेरा अपना दृष्टिकोण है, हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं है मेरी बात, लेकिन रियलिटी है कि सबसे जो नीचे होता है उसमें आना सबसे कठिन होता है। आपको डिस्ट्रिक्ट टीम पे आना, आप यूनिवर्सिटी टीम में आना आसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टीम एक इंस्टीट्यूशनल हो गया। जीवन बीमा और किसी भी इंस्टीट्यूशनल टीम में आना आसान है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टीम में आना कठिन है, क्योंकि वहाँ पर पूरे के पूरे ओपन में आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद होता है रीजन के बाद होता है, पहली बात की वो इसलिए मेरे ख्याल से और डिफिकल्ट होता है कि अब एक छोटे, जैसे एक बच्चा पहली बार, चिड़िया जैसे पहली बार उड़ती है उस टाइप का है कि आपको छोटे जगह से खोल दिया गया बड़े जगह पे। बिल्कुल फर्स्ट चीज होता है, इसलिए और टफ हो जाता है उसमें अपने जगह बनाना। हाँ, तो इसलिए उसके बाद रीजन, फिर उसके बाद होता है स्टेट के बाद उसमें सिलेक्शन हो जाए तो आपका स्टेट टीम में आने के बाद नेशनल के बाद नेशनल टीम में आ गया तो इंटरनेशनल। हाँ, ये स्टेप होता है। हाँ, और सर इससे हम लोग कौन कौन से करियर फील्ड्स में जा सकते हैं? नहीं, जस्ट नॉट लाइक अ बैडमिंटन प्रोफेशनल प्लेयर, इंस्टेड कि आप और क्या क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं बैडमिंटन में या दूसरे स्पोर्ट्स में भी? ऐसे कोई अगर बहुत अच्छा खेल रहा हो या नेशनल प्लेयर है ऑलरेडी, किस फील्ड में आपसे मतलब है जा सकता है? देखिए, स्पोर्ट्स में अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। पहले इतना नहीं था। पहले तो आदमी खिलाड़ी बना तो रेलवेज, बैंक और इस तरह के RTO, ये सब काफ़ी जहाँ उनको जॉब मिल जाते थे। लेकिन अब स्थिति है कि अब वो जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकता है। आपका बहुत अच्छा खेल है तो आप जाकर के RSO स्टेडियम, सिगरा स्टेडियम के भी बन सकते हैं, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ गया तो डायरेक्टर लखनऊ में भी आप बैठ सकते हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग उसका आनंद उठाने लगे हैं। हमारे यहाँ से कई, बनास से कई लोग रहे कि जो बाद में वहाँ पर जाकर के विनय सिंह वगैरह थे जो कि वहाँ पर लखनऊ में डायरेक्टर की पोस्ट जैसी हासिल किए। तो वो भी है कि आप मतलब कि आप अब तक खिलाड़ी थे, अब आपको खिलाड़ियों को संजोए रखना है कि किस प्रकार से हम खिलाड़ी जो उनके, क्योंकि वो अगर डायरेक्टर एक स्पोर्ट्समैन जो कि भारत के स्तर पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, मैं समझता हूँ कि अगर वो एक प्रशासनिक पद पर आएगा तो खिलाड़ियों के हित का ज़्यादा अच्छा ध्यान रखेगा बनस्पत एक रॉ हैंड आदमी से। तो इसलिए वो आना एक बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा काम किया कि उन लोगों को पीस में लिया गया। सो यही मैसेज था मेरा कि आप करियर भी इन स्पोर्ट्स बना सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि study is the only option to get into any kind of career or anything. Through sports you can get into multiple careers also. आप एक अच्छे बैडमिंटन कोच बन सकते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं रिलेटेड टू बैडमिंटन, बिकॉज ये बहुत ही आजकल ट्रेंड में है टू डू ऑनलाइन कोचिंग। और ना ही ये इजी होता है लोगों तक पहुंचने के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। साथ ही साथ इट मेक्स इट अफोर्डेबल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकते टू पे टू देयर कोचेस, पर्सनल कोचेस हैं, बट इन सारे मीडियम्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर सर। एंड इन दी एंड मैं आपसे आपका एक पर्सनल मैसेज जानना चाहता हूँ जो आप सारे यूथ यंगस्टर्स हैं, जो भी लोगों को इस फील्ड में आना है टू बी अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, जो एस्पायर करेंगे आपके जैसे बनने के लिए या सानिया नेहवाल जैसे, PV सिंधु, इन लोगों जैसे बनने के लिए, व्हाट शुड दे डू? वो शुरू में मैंने आपको जैसे बताया तो उसी हिसाब से आदमी को अपना टाइम देना पड़ेगा, आदमी को पसीना बहाना पड़ेगा, और आदमी वो जब तक कि इन सब सारी चीज़ों को एक कोच के माध्यम से उन सब चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप नहीं करेगा तब तक उसको उतनी अच्छी हाइट नहीं मिल पाएगी।
और उसके लिए अब पूरा का पूरा मेथड जो है जो चेंज हो चुका है, तो उस चेंज के साथ अपने को एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब खिलाड़ी को सांस नहीं मिलने वाली है। अब खिलाड़ी, आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी का जो एक तरह से लाइफ है, लाइफ इन द मतलब मेरा सेंस है कि उनका जो खेलने का पीरियड है वो 5 साल 10 साल से 5 साल से अधिक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी इतनी ताकत उसमें झोंक दे रहा है कि उसको आगे सर्वाइव करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अब जो खेल जो है पूरा प्रोफेशनल्स हो चुका है और बहुत अलग तरीके का खेल। अब वो एंजॉयमेंट नहीं, अब कंपटीशन है। हमारे ज़माने में खेल एंजॉयमेंट भी था, थोड़ा सा कंपटीशन था। अब ज़्यादा कंपटीशन है, एंजॉयमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। ये स्थिति, बाकी तो कोई तो। लेकिन हम एक बात जरूर आपसे आप कहना चाहेंगे एंड में कि अगर देखा जाए कि पूरा का पूरा जो मानव जीवन है संघर्ष की कहानी है। पालने में पड़े हुए शिशु से लेकर के विश्व युद्ध की वर्तमान समय में आप देख रहे हैं अमेरिका और किम जोंग की स्थिति जो पैदा हो रही है, विश्व युद्ध की धधकती हुई ज्वाला तक संघर्ष ही संघर्ष है। अगर आप जहां आप शुरू में देखिए, सड़क में जाम, छत पे बंदर परेशान करते हैं, गली में परेशान, कितनी दिक्कत होती है आप जानते हैं, जाते होंगे तो हर जगह लाइन लगाना पड़ता है। तो अगर मेरा अपना मानना है कि अगर इन सब झंझटों से अगर कोई मुक्ति देने का साधन है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स, सिर्फ खेल है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं आपके पास बचता है जो हमको थोड़ी देर के लिए अपने, अब जब हम लोग खेलते हैं तो बिलीव मी, मुझे नहीं पता लगता है कि दुनिया कहाँ है। हम लोग एक अलग दुनिया में चले जाते थे खेलते थे। तो मैं शटलकॉक और कुछ, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं याद रहती थी। तो ये काफ़ी बंधनों से हम लोग को बड़ा मस्तिष्क में उस लोगों ने एक तरह से खेल ने हमको बहुत मस्तिष्क को अच्छा किया है, उसको सुनियोजित किया है और उसको शांति प्रदान की है। तो हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि हम सब ऋणी हैं विभिन्न खेलों के जन्मदाताओं के, जिन्होंने अपने उन खेलों के माध्यम से मानव जाति को शांति प्रदान की, है ना। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए एंड मेरे चैनल पे आए एंड टू मोटिवेट सो मेनी इंडिविजुअल्स जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड गाइस, आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग ऑन मोर सच ग्रेट इंडिविजुअल्स फॉर यू एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब आइकन एंड डू लीव अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये जो मोटिवेशन है, इतनी सारी नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो टिल देन, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।